मैं अपने कमरे में छुप कर बैठा हुआ था। मुझे किसी का भी सामना करने से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैं जानता था कि जो मैं कर चुका हूँ वो ठीक नहीं है। 2 से 3 बार अम्मा कमरे के दरवाजे पर आकर दस्तक दे चुकी थी, जबकि मैं इन्हें कुछ भी बताने से कासिर था। एकदम ही वो झिंझिला कर बोली कि तुमने आज काम पर नहीं जाना है? मगर मैं अम्मा की सुनी अनसुनी करके कमरे में ही दुबका बैठा रहा। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं बेगम साहिबा के घर गया तो ना जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। इसी डर की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था। और फिर जब दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से धड़धड़ाने की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने गुस्से से अम्मा खड़ी थी। कहने लगी कि तुम्हारी बेगम साहिबा के कोठी से 2 बार पैगाम आ चुका है, वो तुम्हें बुला रही हैं और एक तुम हो कि तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हो रही। फ़ज़ूल में मुझे हलकान किया हुआ है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें उठाने के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है? अम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। यकीनन बेगम साहिबा आज बहुत गुस्से में थी और वो मेरे साथ आज बहुत बुरी तरह से पेश आने वाली थी। नौकरी तो मेरे हाथ से निकल ही गई थी। मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो मुझे पुलिस के हवाले ना कर दे। मारे बंदे मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान भी अजीब अजीब से ख्यालात मेरे दिमाग में चल रहे थे। नाश्ता करने के बाद मैं घर से निकला तो अम्मा ने ताकीद की थी कि आज बेगम साहिबा से बात कर लेना कि तुम्हारी तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दे। बहुत महंगाई हो गई बहुत महंगाई हो गई है। जबकि मैं अपनी अम्मा को ये बताने से कासिर था कि मेरी तो नौकरी ही नहीं रही है। यही चीज़ें सोचते सोचते कब उनका घर आया, मुझे कुछ इल्म नहीं था। मैं जब बेगम साहिबा के घर आया तो काफ़ी खौफज़दा था। घबराहट मेरे चेहरे से अयां थी। मैंने इनके घर में कदम रखा ही था, तभी मुझे बेगम साहिबा ने अपने कमरे में बुला लिया था। खौफ के मारे मेरा हलक सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि कमरे में मौत मेरी मुंतज़िर होगी। मैं दिल ही दिल में रब तआला से दुआ कर रहा था कि मेरी हिफाजत फरमा। मैं खौफज़दा सा इनके कमरे में गया तो वो सामने सोफे पर बैठी हुई थी। वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैंने 1-2 बार नज़र उठाकर उनकी तरफ देखा और फिर अपनी नज़र झुकाकर रह गया। मैं जानता था जो मैं कर चुका हूँ, इस पर ये सब तो बनता ही था। अब वो अपनी जगह से उठी और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरा दिल बंद हो गया हो। वो मुझे देखते हुए गुस्से से कहने लगी, तुम जानते हो कि रात तुमने क्या किया है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर किसी मुलाज़िम पर भरोसा किया था, तो वो तुम थे। लेकिन तुम मुझे घिन आ रही है तुम्हारे वजूद से। मैं उनकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया था। ऐसा लगता था कि मैं ज़मीन में गिरता जा रहा हूँ। मैंने एक शर्मिंदा निगाह से इन्हें देखा और हकलाती हुई ज़बान में कहने लगा कि जो भी हुआ है, वो गलती से हुआ है। मैं नशे में था। मैंने जानबूझकर आपके साथ ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं किया। आप भी जानती हैं कि मैं आपकी कितनी इज़्ज़त करता हूँ। आप मेरे लिए काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। बस नशे में मुझे कुछ होश नहीं रहा था। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। वो कुछ और कहती, इससे पहले ही मैं इनको मज़ीद अपनी बातों में उलझाते हुए कहने लगा, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं खुद इस बात पर पछता रहा था कि मुझे कल रात को यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहिए था। मुझे इस कोठी में काम करते हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। कल यहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी। शहर के काफ़ी लोग इस पार्टी में मौजूद थे। यहाँ के मुलाजिम मुझे कहने लगे कि आज रात तुम भी यहाँ पर रुक जाओ, आज बहुत मज़ा आने वाला है। इनकी बात सुनकर मैं चौंक सा गया। उनसे कहने लगा, क्यों? आज की पार्टी में ऐसा क्या होने वाला है? वो एक दूसरे को मानी खेज नजरों से देखते हुए मुझे कहने लगे कि आज की पार्टी में शराब और शबाब का इंतजाम किया गया होगा। तुम चूंकि मुलाजिम हो हम चूंकि मुलाजिम हैं, हम किसी लड़की को हाथ नहीं लगा सकते, मगर हम इन्हें देख देख कर अपनी आंखें जरूर सेंक सकते हैं। और इसके साथ साथ शराब भी जितनी चाहो पीने को मिल जाएगी और खाने को भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया खाना होगा। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में भी लालच पैदा हो गया था। मैंने इन्हीं मुलाजमों की जुबानी सुना था कि ये अमीर खवातीन बिल्कुल फिल्मी अदाकारों जैसे लिबास पहनती हैं। ऐसा लिबास तो बेगम साहिबा भी पहनती थी, मगर मैं डर की वजह से इन्हें नहीं देखता था। लड़कियों को टीवी पर नीम बरहना लिबास में देख देख कर मेरे जज्बात भड़कते रहते थे। और मैं सोच रहा था कि अगर मैं अपनी आंखों के सामने लड़कियों को इस लिबास में देखूंगा तो मुझे कैसा लगेगा। यही सोचकर मैंने अम्मा को भी कह दिया था कि मैं आज रात घर नहीं आऊंगा, और शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। मैं यहाँ रुककर खुश तो बहुत था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा वसवसा भी था। अगर इन औरतों को ऐसे लिबास में देखकर मैं अपने जज्बात पर बंद नहीं बांध पाया तो मैं क्या करूंगा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं इस रात किसी और लड़की की बजाय अपनी बेगम साहिबा के साथ ही वो काम कर जाऊंगा। मेरे दिल को बार बार मलाल हो रहा था, क्योंकि जो भी था मैं वो गलत काम कर चुका था। पार्टी शुरू हो गई थी और मैं भी बाकी मुलाजमों के साथ मिलकर ड्रिंक उठाकर मेहमानों को पेश कर रहा था। और जब यहाँ पर लड़कियां आना शुरू हुई तो इन्हें देख देख कर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुलाजिम लड़कों की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। वो बहुत ही हसीन थी। इन्हें देखकर छूने का दिल कर रहा था। उन्होंने ऐसा लिबास पहन रखा था जिन्हें देखकर जज्बात बिल्कुल बेकाबू होने लगे थे। मैं फिर इन्हीं लड़कियों के पास बार बार जाता रहा ताकि इन्हें करीब से देख सकूं। मेकअप से लथड़े हुए चेहरे और चुस्त लिबास में वो बहुत ही ज्यादा हसीन लग रही थी और होश उड़ाने की हद तक हसीन लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि किसी एक लड़की को मैं अपनी बाहों में दबोच लूं, लेकिन एक मुलाजम होने की हैसियत से मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी।
मेरी हालत काफ़ी गैर हो रही थी और साथ मौजूद बाकी मुलाजमों की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। और फिर जब मेहमानों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो जाते जाते उन्होंने गुनाह का खेल खेलना शुरू कर दिया था। और मैं पहली बार ये सब कुछ देख रहा था, मगर बेगम साहिबा इन कामों से दूर रही थी। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो वो अपने कमरे में चली गई थी। मालूम नहीं कमरे में वो अकेली थी या फिर इनके जाने के बाद फिर तमाम मुलाजमों के कहने पर मैंने भी शराब पी ली थी। मगर अभी मैं अपने होशो हवास में था जब भी मैडम वहां पर आ गई और उन्होंने मुझे कहा कि फौरन मेरे कमरे में आकर मेरी टांगें दबाओ। तुम जानते हो कि जब तक रोजाना मैं तुमसे अपनी टांगें ना दबवा लूं मुझे सुकून से नींद नहीं आती। और फिर मैं लड़खड़ाते कदमों से जब बेगम साहबा के साथ इनके कमरे में जाने लगा तो वो मुझे गहरी नजरों से देखते हुए कहने लगी, क्या तुमने पी रखी है? तब मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि थोड़ी बहुत पी, मगर मैं अपने होशो हवास में कायम हूँ। कमरे में जाने के बाद ही बेगम साहिबा ने अपना लिबास तब्दील करके ब्लैक नाइटी पहन ली थी, जिसे वो रोजाना ही पहना करती थी। और रोजाना ही मैं इन्हें देखकर नजरें चुरा लिया करता था, मगर आज मैं चूंकि नशे में था, मेरे लिए अपने दिल और नजर पर काबू रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी फिर मैं नशे के आलम में वो सब कर गया जो किसी भी सूरत नहीं करना चाहिए था। बेगम साहिबा ने पहले हल्का फुल्का एहतजाज किया, गुस्सा भी किया, मगर मेरे आगे उनकी एक ना चली। और फिर मैं सुबह होते ही वहां से भाग खड़ा हुआ। मुझे डर था कि बेगम साहिबा ना जाने मेरे साथ अब क्या सलूक करेंगी। रास्ता भर मुझे बार बार मलाल हो रहा था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। 2 दिन तक मैं वहां पर नहीं गया था और आज 2 दिन के बाद मैं इनके रूबरू था और मैं इनका फैसला सुनने का मुंतजिर था। इतना तो मुझे मालूम हो गया था कि अब वो मुझे मुलाजमत पर बिल्कुल नहीं रखेंगी, मगर इस बात पर ही खुदा का शुक्र अदा किया था कि उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया था। मैं इस वक्त इनके मुंह से अपनी सजा सुनने का मुंतजिर था। काफी देर तक वो मुझे देखती रही, फिर कहने लगी कि मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगी। उनकी बात सुनकर मैं चौंका। कैसी शर्त? वो कहने लगी कि मेरा कुछ सामान है जो तुमने हिफाजत से इस जगह पर पहुंचाना है, मगर ध्यान रहे कि ना तो तुमने इस सामान को खोलकर देखना है और ना ही मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल पूछना है। उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। अक्सर घर में मैंने तरह तरह के लोग आते जाते देखे थे, जिनके हाथ में बड़े बड़े बैग्स होते थे और कभी वो बैग बेगम साहिबा के पास रख कर जाते थे तो फिर कभी वो वहां से बैग उठा कर ले जाते थे। और कभी-कभी मुलाजिम भी बेगम साहिबा के कहने पर सामान उठाकर घर से बाहर जाते। और जब कभी मैं इनसे इस बारे में पूछता तो वो साफ टाल देते और कहते कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये बेगम साहिबा का सामान है, इनकी मतलूबा मंजिल तक पहुंचाना है। मुझे भी ज्यादा खोज में पड़ने की आदत नहीं थी, तभी मैंने इस बात पर शुक्र अदा किया कि बेगम साहिबा की सिर्फ शर्त पर ही सही मेरी बात मानने पर रजामंद हो गई थी। उन्होंने मेरी इतनी बड़ी गलती को माफ कर दिया था, मुझे उन्होंने मुलाजमत से बाहर नहीं निकाला था। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी, मगर हैरत जो कि तू काम थी कि ये काम तो वो किसी से भी करवा सकती थी और फिर मैं ही क्यों, और वो भी इतनी राजदारी की आखिर वजह क्या थी। मगर मैंने इन बातों में ज्यादा खुद को नहीं उलझाया और अगले ही दिन जब मैं छुट्टी करके घर गया तो आधी रात को मेरे नंबर पर बेगम साहिबा की कॉल आने लगी। वो मुझे कहने लगी कि तुम अभी के अभी यहाँ पर आ जाओ, एक जरूरी सामान है, वो तुमने एक जगह पर लेकर जाना है। बेगम साहिबा की बात सुनकर मेरी आंखें पूरी की पूरी खुली की खुली रह गई। मैं इन्हें कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हैं आप, सामान अभी पहुंचाना जरूरी तो नहीं है, और जब मैं वहां से आया था आप तब ही मुझे ये बात कह सकती थी। अब मैं सुबह ये सामान पहुंचा दूंगा। मेरा ये कहना था कि उनकी गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। मैंने मशवरा नहीं मांगा, मैंने तुमसे कहा है कि अभी के अभी आओ और ये सामान जाके बेग साहब को दे दो। बेग साहब को मैं अक्सर ही घर में देखता था, वो हर दूसरे तीसरे दिन घर में आते थे और घंटों को बेगम साहबा के साथ कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर बैठे रहते थे। तब तमाम मुलाजिम एक दूसरे को मानी खेज नजरों से देखकर इशारे करने लगते और कहते हैं कि जब से बेगम साहबा के शौहर की मौत वाक़ हुई थी तब से बेगम साहबा को खुली छूट मिल गई है, वो घर में हर किसी को घुसा लेती हैं। अब कोई इनसे पूछने वाला जो नहीं है, बल्कि सुना है कि इनके शौहर की जिंदगी में तो ये ऐशो इशरत, ये आराम और इतना पैसा नहीं था। ये सारा पैसा इनके पास शौहर की मौत के बाद से ही आया है और महज 10 साल में वो इतनी दौलतमंद हो गई हैं। वो यकदम इतनी अमीर कैसे हो गई हैं, जबकि इनका तो इससे पहले कोई कारोबार और कोई नौकरी भी नहीं थी। इन लोगों की बातें सुनकर मैं भी चौंक उठा और सोचने लगा कि अगर ये बात है तो बेगम साहिबा के पास इतना पैसा फिर कहाँ से आया। मैंने तो समझा था कि ये तमाम पैसा इनके शौहर का था, मगर मुलाजमों का कहना था कि वो एक स्कूल में क्लर्क थे और क्लर्क की इतनी तनख्वाह नहीं होती कि इसके मरने के बाद इसकी बीवी ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार सके। अब चारों नाचार मुझे फिर अपने कमरे से उठकर बाहर जाना ही पड़ा था। तभी अम्मा को मैंने कह दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे वापस आते हुए देर हो जाएगी। ये सुनकर अम्मा भी परेशान हो गई। आधी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मा को मैंने कह दिया कि मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। अम्मा भी परेशान थी, मुझे कहने लगी कि तुम कभी कभी बहुत अजीब हरकतें करते हो। फिर जब मैं घर आया तो बेगम साहिबा कहने लगी, ये बैग ले जाओ, फलां पार्क में चले जाओ, वहाँ पर बेग साहब की गाड़ी खड़ी होगी, तुम चुपचाप ये बैग उनकी गाड़ी की डिग्गी में रख देना, तुम्हें किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, जो तुम मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। बेगम साहिबा की बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था, मगर बेग साहब के घर पे मैं ये सामान क्यों ना पहुंचा दूं, क्योंकि वो रास्ता कदरे सुनसान था और मैं वहां इस वक्त जाने से घबरा रहा था। वो कहने लगी कि जितना तुम्हें कहा है इतना करो। और फिर जब मैं बाइक लेकर पार्क के पास आया
तो वहाँ पर एक काले रंग की गाड़ी खड़ी थी। मैंने फिर इधर उधर देखे बगैर खामोशी से वो बैग गाड़ी की डिग्गी में रखा था और इसी वक्त गाड़ी वहाँ से फराटे भरती हुई भाग गई थी। अभी मैं अपनी बाइक स्टार्ट करने ही वाला था, जब ही वहाँ पर पुलिस वाले आ गए। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मुझे कहने लगे कि तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? पुलिस वालों को अपने सामने देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। उन्हें मैंने ये कहकर टाल दिया कि मैं इस वक्त अस्पताल से वापस आ रहा हूँ। मेरे एक अजीज अस्पताल में दाखिल हैं। उन्होंने पता नहीं मेरी बात पर यकीन किया या नहीं, मगर उन्होंने मेरी तलाशी ली। मेरे पास से कोई भी गैर मामूली चीज़ बरामद नहीं हुई थी। तभी उन्होंने मुझे जाने दिया और कहने लगे कि ये इलाका खतरनाक है, यहाँ पर रात के वक्त अकेले नहीं आना चाहिए। जब घर आया तो मेरा खौफ से बुरा हाल हो रहा था। न जाने क्यों मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। अगले दिन जब मैं बेगम साहिबा के घर गया तो उन्होंने मेरे हाथ पर 5,000 का नोट रखा और मुझे कहने लगी कि तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया है। अब जब भी मुझे कभी ज़रूरत होगी तो मैं इस काम के लिए तुम्हें ही कहूँगी। तभी मैंने पब तभी मैंने जब पुलिस की बात की, बेगम साहिबा को बताई, तो वो कहने लगी कि फ़िक्र मत करो, तुमसे मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करवाऊँगी कि जिससे तुम पुलिस वालों की नज़र में मशकूक हो जाओ या तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ख़्याल रखूँगी। अगर कोई ऐसी-वैसी बात हो भी गई तो मैं तुम्हें बचा लूँगी। उनकी ऐसी अजीबो-गरीब बातें सुनकर मैं परेशान हो रहा था, मगर मैं इन्हें इनकार करके गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। अगर वो मुझे मुलाज़मत से निकाल देतीं तो मैं कहाँ जाता? मैंने तो शुक्र किया था कि मुझे इतनी अच्छी और आरामदेह नौकरी मिली थी, वरना इससे पहले तो मैं एक मसाज सेंटर में काम करता था। सारा दिन मैं लोगों का मसाज करता रहता, मगर फिर भी मुझे इतने पैसे हासिल नहीं होते थे कि मैं अपनी और अम्मा की ज़रूरियात पूरी कर सकूं। वो तमाम पैसे घर के किराए और बिजली के बिलों में अदा हो जाते थे और जो बाकी बचते थे इससे घर का राशन आ जाता था। मगर जब से मैं यहाँ पर काम कर रहा था, यहाँ पर मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। मैं बेगम साहिबा का ड्राइवर था, इन्हें हर जगह पर लेकर जाने की ड्यूटी मेरी ही होती थी और इसके साथ साथ रात को मैं रोज़ाना इनकी टांगें दबाने के बाद ही घर जाया करता था। वो कहती थी कि तुम्हारे हाथों में जादू है, जब भी तुम मेरी टांगों को हाथ लगाते हो, मेरी टांगें दबाते हो, तो मुझे सुकून और आराम का एहसास होता है। और अब जब से मुझसे वो गलती हो गई थी और जब से मैंने बेगम साहिबा का ये काम करना शुरू किया था, तो वो जब भी मैं इनका सामान इनकी मंजिल पर पहुंचाता था तो वो मुझे इजाफी पैसे दे दिया करती थी, जिन्हें देखकर मैं खुश हो जाता था और सोचता कि इतना सा काम करने पर, इतनी सी नींद की कुर्बानी देने पर अगर मुझे इतने पैसे हासिल हो जाते हैं तो मैं नुकसान में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बल्कि इसमें तो मेरा फ़ायदा है। और अब तो मैं भी इनकी टांगें दबाता, वो रोज़ाना ही मुझे पैसे देती थी। पिछले कुछ दिनों से बेगम साहिबा की हरकतें बहुत ही ज़्यादा मशकूक हो गई थी। वो रोज़ाना ही मुझे लेकर एक वीरान सी जगह पर जाती, जहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई थी, और वो मुझे बाहर गाड़ी में ही रुकने का कहती और फिर खुद इस कोठी के अंदर चली जाती। वहाँ पर और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ मौजूद थीं। वहाँ पर मुख्तलिफ लोग आते थे और फिर वो भी इसके अंदर चले जाते थे और कितने घंटे गुजार कर बाहर आते थे। जब वो मुझे एक से दूसरी बार लेकर गई तो मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। यूँ भी वो अक्सर पार्टीज में जाती थी, अपनी सहेलियों के साथ भी वक्त गुजारती थी, मगर यहाँ पर आने वाले मर्द ज़्यादातर थे और यहाँ पर किसी पार्टी के आसार भी नज़र नहीं थे। ऐसे में बेगम साहिबा का रोज़ाना यहाँ पर आना मेरी समझ से बाहर था। अब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और यहाँ पर मुझे गाड़ी पार्क करने के लिए जगह मिली थी। बराह रास्त धूप मुझ तक आ रही थी। इतनी गर्मी में धूप बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। अभी मैंने बेगम साहिबा को कॉल करके जब ये बात कही तो वो कहने लगी कि मैं इसका कोई हल करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर काफ़ी देर लगनी है। और फिर चौकीदार ने आकर मुझे एक कमरे में बिठा दिया। ये एक तिकोनी कमरा था, यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मैं हैरान परेशान सा होकर इस कमरे में बैठा रह गया और सोचने लगा कि इतना बड़ा घर है और यहाँ पर ऐसे खामोशी का राज है, जैसे यहाँ पर कोई मौजूद ही ना हो। अभी मैंने कितने लोगों को यहाँ पर आते हुए देखा था, इसके बावजूद भी पूरा घर यूं साएं साएं कर रहा था, जैसे कोई यहाँ पर मौजूद ही ना हो। ये बात मेरे लिए बहुत हैरानगी का बायस थी। काफ़ी देर बाद बेगम साहिबा मुझे लेकर घर आ गईं। आज बेगम साहिबा ने मुझे रात को देर तक रुकने को बोला था। वो मुझे कहने लगी कि कुछ सामान है जो तुमने एक जगह पर पहुंचाना है और तुम एक ही दफ़ा छुट्टी करके घर चले जाना। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया। उन्हें कहने लगा कि जैसे आप कहें। वो मुझे ये बात कहकर अपने कमरे में चली गई थी। इसी वक्त अम्मा की कॉल आने लगी मुझे। वो कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर आओ और मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। अम्मा की बात सुनकर मैं परेशान हो गया और फिर बेगम साहिबा से छुट्टी लेने के लिए जब मैं इनके कमरे में आया तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर बेगम साहिबा दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। मैं हैरान रह गया। इसी वक्त तक तो बेगम साहिबा जाग रही होती थी। जब इनके दरवाजे पर दस्तक दी जाती तो फौरन से दरवाज़ा भी खोल लिया करती थी, मगर आज वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं भी परेशान हो गया, कहीं इनकी तबीयत ख़राब तो नहीं। ये सोचकर मैं लॉन की पिछली तरफ आ गया। बेगम साहिबा के कमरे की एक खिड़की लॉन की तरफ खुलती थी और खुशकिस्मती से वो खिड़की अभी तक खुली हुई थी। मैं इस खिड़की से कूदकर कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया, क्योंकि बेगम साहिबा कमरे में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, जबकि वो दीवार की अलमारी जो इसी कमरे का हिस्सा थी, वो अपनी जगह से हटी हुई थी और वहाँ पर एक खला सा बन गया था। ये देखकर मेरा हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया और जब मैं इस खला में दाखिल हुआ तो इससे आगे कमरा था। इस कमरे का दरवाज़ा भी अध खुला था। मैंने ज़रा सा झांक कर कमरे के अंदर देखा तो वहाँ पर
बहुत सारा असलहा मौजूद था और बेगम साहिबा के साथ वहाँ पर एक शख्स भी था जो कि इस असलहे के बारे में बात कर रहा था। इनकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि वो दोनों गैर कानूनी काम कर रहे थे। यूं भी इतना ज्यादा असलहा इस खुफिया जगह पर रखना गैर कानूनी काम ही था और वो शख्स भी चेहरे मोहरे से जराइम पेशा मालूम हो रहा था। तभी मैंने देखा कि इस कमरे में भी एक दरवाज़ा था जो शायद कहीं बाहर खुलता था। इससे पहले कि वो लोग मुझे देख लेते, उनकी नज़र मुझ पर पड़ती और मुझे वो नुकसान पहुंचा देते, मैं फ़ौरन से अपनी जगह से हट गया और खिड़की से दोबारा कूदकर बाहर आ गया। अब मैं ये सोच कर परेशान हो चुका था कि ये सब क्या था। क्या बेगम साहिबा गलत काम कर रही थी? क्या वो जराइम पेशा अफराद के साथ मिली हुई थी और मैं भी अनजाने में इनके साथ जुर्म में मुआवनत कर रहा था? इस सोच का आना ही था कि मुझे अपनी रूह पर बोझ सा महसूस हुआ। काफ़ी देर के बाद बेगम साहिबा के कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैंने इनसे अम्मा की तबीयत ख़राबी का जिक्र कर दिया। वो मुझे कहने लगी कि अगर आज तुमने ज़रूरी एक जगह पर जाना था, चलो ठीक है, तुम अपनी अम्मा को लेकर अस्पताल चले जाओ, मैं इस काम के लिए किसी और को कह देती हूँ। और इनकी बात सुनकर मैं चौंक उठा और सोचने लगा कि आज ही तो मेरे पास मौका है। आज ही अगर मैं बेगम साहिबा का पोल खोल दूँ, उनकी असलियत सब पर आश्कार कर दूँ, तो ना सिर्फ मेरी इनसे जान छूट जाएगी बल्कि वो करोड़ों बेगुनाह लोग जिनकी मौत इस असलहे से होनी है, उनकी ज़िंदगी भी बच जाएगी। अम्मा को अस्पताल में लेकर जाने के बाद फिर इन्हें घर छोड़ने के बाद मैं पुलिस स्टेशन में चला गया और इन्हें सारी बात से आगाह किया। तो वो कहने लगे कि आप जिसका नाम ले रहे हैं वो बहुत बड़ा नाम है। वो एक समाजी कारकुन है, एनजीओज के साथ भी मुंसलिक है और बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत भी हैं। आप जानते हैं कि अगर ये खबर झूठी निकली तो वो आप पर केस कर सकती हैं, आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। तब मैंने इन्हें कहा कि इस सब से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस खबर की तस्दीक खुद कर सकते हैं। और फिर जब रात को बेगम साहिबा अपने इस आदमी के हाथ सामान भिजवा रही थी तभी वहां पर पुलिस ने रेड डाल दी। जब उन्होंने बैग खोल कर देखा तो इसमें असलहे के साथ साथ मनशियात का सामान भी था जो कि बेगम साहिबा जराइम पेशा अफराद को बेच दिया करती थी। और फिर मेरी दी हुई मालूमात के मुताबिक जब उन्होंने बेगम साहिबा के कमरे की तलाशी ली तो वो खुफिया कमरे का खुफिया दरवाज़ा भी ढूंढ लिया गया था और वो तमाम असलहा पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था और बेगम साहिबा को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था। और मेरी हिफाजत के ख्याल से पुलिस ने मेरा नाम किसी के सामने नहीं लिया था। बेगम साहिबा आज भी इस ब... बेगम साहिबा आज भी इस बात से बेखबर हैं कि उनका राज कैसे फाश हुआ और पुलिस उन तक कैसे पहुंची। और ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मुझे इस बात पर खुशी है कि मैंने मुहिब्बे वतन होने का सबूत दिया और कितने ही करोड़ों बेगुनाहों की जानें बचा ली थी।